अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़ाद हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मारूफ अंग्रेज़ी अखबार के एडिटर हैं। फ़ाद साहब बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करते हैं। इसके अलावा जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। जनरल साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। बिलाखिर गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पे बरतरी हासिल है। आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर रही। और देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून को वो पजीराई नहीं मिल सकी जिस लिहाज से उन्होंने बड़े पैमाने पे जलसे किए थे। मरीम नवाज साहिबा ने धांधली का इल्ज़ाम आयद कर दिया और ये भी कह दिया कि इतनी कोशिशों के बावजूद, धांधली के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत नहीं हासिल कर सकी है। और इसके साथ साथ उन्होंने बड़ी तनकीद की है और कहा यहाँ भी हुकूमत बनाने के लिए बैसाखियों की ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन धांधली का इल्ज़ाम आयद करने के साथ साथ दूसरी जानिब लग ये रहा है कि नून लीग इन इंतखाबी नताइज को कबूल भी कर रही है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने यह कहा कि 2.5 साल पहले से यहाँ पे धांधली शुरू हो चुकी थी, जब गिलगित बल्तिस्तान की मुंतखब हुकूमत के तरक्याती फ़ंड्स और ग्रांट्स जो हैं वो वफाकी हुकूमत की जानिब से रोक दी गई। अपोजिशन की दीगर जमातें भी, पीपल्स पार्टी भी इससे मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। निज़ामी साहब पहले आपकी तरफ आते हैं। निज़ामी साहब, ये नताइज तो हमारे सामने आ गए, यहाँ पर रिवायत नहीं बदली है। जो जिसकी वफाक में हुकूमत, उसी ने वहाँ भी ज़्यादा नंबर्स लिए हैं, ज़्यादा बरतरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही है। लेकिन अपोजिशन की जमातें, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इतने मैसिव जलसे करने के बावजूद आपको लगता है खातिर खा नताइज उन्हें मिले हैं, इन्हीं की तवक्को थी उनको? निज़ामी साहब। हाँ, ये तो रवायती सी बातें, कोई बयान सबूत हो, कोई डोजियर, जो आजकल बहुत फैशन है, कोई डोजियर और धांधली का तो फिर तो बात बने। ज़बानी कलामी तो ये बात जो है सो है इसके कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये अक्सर इल्ज़ामात जो हैं धांधली के बारे में ये गलत भी नहीं होते, तो यकीनन, लेकिन एक ज़िम्मेदार लीडर को तो सबूत के साथ बात करनी चाहिए। जी फ़ाद साहब, ये भी कहा कि वफ़ादारियाँ तब्दील करवाना जो है वो भी, उसकी भी मजम्मत की है मरीम साहिबा ने। ये वफ़ादारियाँ आपको क्या लगता है तब्दील करवाई गई, या ये वफ़ादारियाँ जो हैं वो बदलने में नवाज शरीफ साहब का बयानिया भी सर फहरिस्त है? देखिए, मेरा ख्याल है कॉम्बिनेशन है। ये जो वफादारियों का जिक्र कर रहे हैं, ये जो इलेक्टेबल्स का हमने पहले भी बात की थी कि पीएमएलएन के कुछ इलेक्टेबल्स थे, उनमें से पिछली गवर्नमेंट में कुछ वजीर भी थे जो छोड़ के चले गए। इसमें जो हमें सुनने में मिला है यानी बाखबर जराए से, वो ये है कि एक तो जाहिर बात है प्रेशर था। लोग रूलिंग देखते हैं, यानी ये इलेक्टेबल्स भी देखते हैं कि क्या हवा किस रुख चल रही है, और उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि जिस गवर्नमेंट की, जिस पार्टी की हुकूमत वफाक में होती है, उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक तो ये हवा का रुख नज़र आ ही रहा था इलेक्टेबल्स को। मेरे ख्याल में उस हवा के साथ साथ कुछ धक्का जो है वो पाकिस्तान में लग ही जाता है। जो 2018 में भी कुछ धक्के लगे थे वो भी हमें नज़र आ जाते हैं। और तीसरी बात जो है वो कुछ हद तक पीएमएलएन ने मिस हैंडल भी किया है इनको, यानी कि इनमें से कुछ लीडर्स, कुछ लोग ऐसे थे जो ठहर जाते हैं पीएमएलएन में, लेकिन कुछ सियासी मिस हैंडलिंग हुई है, उनको सही तरीके से डील नहीं किया गया, उनसे सही तरीके से मुलाकातें नहीं हो पाई, जिससे कुछ नाराजगियां हुई, जिसकी बुनियाद पे फिर कुछ लोग चले गए। तो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हुए जिसकी बुनियाद पे ये इलेक्टेबल जो है ये पीएमएलएन को छोड़कर चले गए, और उसकी वजह से पीएमएलएन को ये इंतखाबी तौर पर नुकसान उठाना पड़ा। जी ठीक है जनरल साहब, ये तो सियासी बातें हैं, ये बयानात आते भी रहेंगे, इलेक्शंस के बाद ही होते हैं। सवाल आपसे ये, हम सी पैक का भी जिक्र कर रहे थे, जीबी इज़ अ गेटवे टू सी पैक, और जो इसकी जियोपॉलिटिकल वैल्यू इटसेल्फ है, अब सूबा बनाने की बात भी की जा रही है। फिर इस पे एक अनफॉर्चुनेटली एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग होनी थी पार्लिमानी लीडर्स की, वो भी नहीं हो पाई। जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, और जब इंस्टेबिलिटी की आप बात करते हैं तो वो सिर्फ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ही नहीं होती, जो कि वो भी है, अगर साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो जाए तो, और लॉ एंड ऑर्डर की भी हालत, तो फिर तो दो हादसा सह हादसा काम हो जाता है ना। और ये जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, हमारा जो बैरूनी बयानिया है उसमें तकवीयत पहुंचने के इम्कानात भी बहुत कम है। तो इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो वो ट्वीट आया है मोहतरमा का, वो साफ ज़ाहिर है वो और क्या कहती
वो जो ये कह रही हैं कि कठपुतली का टाइम ख़त्म होने वाला है, तो अभी ये भी देखना होगा कि क्या वो कठपुतलियाँ किसी एक ख़ानदान की बात मानते हैं या कोई और कठपुतली। एक बात मैं हमेशा कहा करता हूँ, मैं दोहरा देता हूँ आपके प्रोग्राम में, कि मार्केट में जब बकाऊ माल मौजूद हो जी, तो सिर्फ ख़रीदार को दोष देना काफ़ी नहीं होता। ठीक है फाद साहब, ये यहाँ पे सब लोगों को इकट्ठा करना, हम जो अभी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मैटर्स की भी बात कर रहे थे, अब ये जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है? और ये जो अजीब सा गुंजलक किस्म का माहौल है, इसमें ये मुमकिन बनाना आसान है? देखिए, इस वक्त जो सबसे अफसोसनाक और ख़तरनाक बात है और तशवीशनाक बात है वो ये है कि पाकिस्तान में सियासत जो है वो एक ज़ीरो सम गेम हो गई। ज़ीरो सम गेम होना नहीं चाहिए। ये किसी की हार और किसी की जीत जो है वो इलेक्शन तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद इस निज़ाम को चलाने में तमाम तर लोग जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। इसको जो इस वक्त जो एक एग्जिस्टिंग सेंस ऑफ पोलराइजेशन है, जो बिल्कुल एक नफरतों का बाजार गर्म है, इसको अब खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। चुनाचे ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात हो रही है, वो कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन वक्त आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में सियासत हो रही है हम इसको सस्टेन नहीं कर सकते। इससे बड़ा नुकसान होगा। कौन पहल करेगा, कैसे होगा और कब होगा, मेरे ख्याल में इस वक्त तमाम तर जो अहम तरीन शख्सियात हैं पाकिस्तान में, उनको वाकई में इसको एक अव्वलीन तरजीह बनाना चाहिए कि ये जो एक शदीद दर्जा हरारत हुआ हुआ है सियासी, इसको कम किया जाए और किसी तरीके से तमाम लोगों को कहीं ना कहीं जो है वो एक मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए, ताकि कुछ हद तक जो है मामला जो है वो यानी ज़ीरो सम गेम ना हो और तमाम तर लोग जो हैं वो इस बड़ी सियासी छत के नीचे आए। जी निज़ामी साहब, ग्रैंड नेशनल डायलॉग, प्राइम मिनिस्टर तो अपोजिशन को हाथ नहीं मिलाना उन्होंने, उनके बकौल अपोजिशन लीडर बाकी ये सारे लोग चोर हैं, तो ये किसने इनिशिएटिव लेना? ये फवाद साहब ने ठीक कहा। ये देखिए, कहने को तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फवाद साहब को अच्छी तरह पता है कि जो इमरान खान साहब की सियासत है वो रिजेक्शनिस्ट सियासत है, उसमें किसी किस्म की डायलॉग अपोजिशन से गुंजाइश नहीं है। वो समझते हैं ये सब चोर हैं, इनसे हाथ मिलाना भी जो है अपने आप को नापाक करने के मुतरदिफ है। तो ये जब तक ये रहेगा रवैया, पाकिस्तान में सियासत कभी भी अपने सेहतमंद बुनियादों पर इस्तवार नहीं हो सकेगी। इसी तरह गालम गलोच चलती रहेगी और धांधली और ये इस किस्म के नारे। फवाद हुसैन साहब जो एक इंडिपेंडेंट माइंडेड जर्नलिस्ट, इनसे पूछते हैं क्यों फवाद साहब आपका क्या राय है सिलेक्शन के बारे में, फेयर फ्री? आरिफ साहब, मुझे ये लगता है कि जो ये रिजल्ट आया है ये वो बिल्कुल रिवायती रिजल्ट है, जिस तरह कि अभी फैसल साहब ने जिक्र किया। बीच में जब बिलावल भुट्टो साहब ने इतनी ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन शुरू की और इतना लंबा वक्त तकरीबन महीना एक वहाँ पे काटा और हर हल्के में जाके और कैंपेनिंग की, इंतखाबी मुहिम को बड़े ही जारहाना तरीके से चलाया, और ये भी हमें मालूम है कि पीपल्स पार्टी का रिवायती तौर पर यहाँ पे वोट बैंक भी बड़ा अच्छा रहा है। तो एक वक्त ऐसा आया था कि ये लग रहा था कि शायद वो जो एक रिवायती रिजल्ट आता है कि जिस जमात की हुकूमत वफाक में है उसी की बनेगी जीबी में, वो शायद रिवायत टूटे और पीपल्स पार्टी जो है वो एक बेहतर तरीके से यहाँ पे जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखा सके। और उसके साथ साथ आरिफ साहब एक फैक्टर और था जो पिछले चंद एक हफ्ते से जो है वो गर्दिश कर रहा था, और वो ये था कि शायद पीपल्स पार्टी की जो सियासत है उसमें लचक आई है, और उस लचक आने से उनको गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबात हैं उसमें कुछ फ़ायदा हो, कुछ फैसिलिटेशन हो, और उसके मुताबिक, उस मंतक के मुताबिक शायद उनके लिए कोई राह हमवार हो। लेकिन ये जो रिजल्ट आया है इससे लगता ये है कि वो तमाम तर चीज़ें नहीं हुई हैं, और वही जो एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो आया है। तहरीक इंसाफ ने बेहतर कारकर्दगी की और अब लग यही रहा है कि उनको हुकूमत बनाने में इत्तेहादियों के साथ और आज़ाद उम्मीदवारों के साथ कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। लोधी साहब, आपका ख्याल है ये जैसे कि फवाद साहब कह रहे हैं ये रवायत से हट के नहीं बल्कि रवायती तौर पर जैसे इलेक्शन थे पाकिस्तान में कि हुक्मरान जमात हमेशा जीत जाती है, ये वैसे ही है? जी है, तो लगभग वैसे हैं। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा इस बात से कि मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी को उनकी मेहनत का सिला मिला है
और आप देखिए कि उनकी सीटें अगर आप देखें इतनी कम भी नहीं है, और अगर इंडिपेंडेंट्स में कुछ भी साफ ज़ाहिर है कि ज़्यादातर इंडिपेंडेंट तो पीटीआई के हामी होंगे, इसलिए कि सेंटर में भी उनकी हुकूमत है। लेकिन अगर कुछ लोग साथ मिल जाएं तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल उनको फारग किया गया, और कोई स्वीपिंग विक्ट्री नहीं है ये पीटीआई के लिए। आप देखें कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो लगभग उनके साथ साथ जा रहे हैं, और पीपल्स पार्टी, इंडिपेंडेंट और कुछ मिला लें तो कोई ऐसी कम सीटें नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को फायदा हुआ है, एक तो इस बात सही का है। जिसका जिक्र फाज साहब ने किया है कि वो थोड़ा सा उस बयानिए से पीछे हटे, जिसको मैं तो एंटी स्टेट बयानिया कहता हूँ। और ये लोगों को अंदाज़ा शायद नहीं था कि गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे लोग जो है वो अफवाज पाकिस्तान और एफसी वगैरह में करते हैं नौकरी, तो उनको साफ ज़ाहिर है कि जो रिजेक्शन एक किस्म की नज़र आई है पीएमएलएन के लिए, वो वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है, उसके लिए कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो आप सही कह रहे हैं कि है तो रवायात ही के इन लाइन है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि पीपल्स पार्टी को फ़ायदा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी को स्पेस मिली है, पीपल्स पार्टी को इस पर खुश होना चाहिए जो कुछ उन्होंने हासिल किया है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो पीडीएम में इस चीज़ में साथ शामिल ना हो जो कि जुडिशरी और नैब और इलेक्शन कमीशन और आर्म फोर्सेस के खिलाफ जो बयानियाँ है, और सिर्फ इसको इसमें रखें अपने आप को कि जो सियासी बयानियाँ है कि जी उन्होंने डिलीवर नहीं किया, उन्होंने कोई इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म्स नहीं किए, महंगाई है, तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को शायद आइंदा भी बेहतरी उनको नजर आए। लेकिन पीएमएलएन जब तक अपना ये बयान नहीं छोड़ेगी, मुझे लगता है उनके साथ हर जगह ऐसे ही होगा। ठीक फाद साहब आपकी तरफ आते हैं। फाद साहब ये जानना चाह रहे थे, अभी पीपल्स पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले ये बात हो रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी विकेट की दोनों जानिब खेल रही है। ये रिजल्ट्स आने के बाद और फिर जो पीडीएम में नून लीग का एक्सट्रीम नैरेटिव था, बज़ाहिर ये लग रहा है नताइज से कि रिजेक्ट कर दिया है जीबी के अवाम ने। पाकिस्तान की फ्यूचर पॉलिटिक्स की समत का तयन हो सकता है इन रिजल्ट से? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये कहना कि आइंदा का जो हिकमत अमली है या जो सिमत है वो इन इलेक्शन से उसका तयन होगा, शायद थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बयान हो जाए। मेरे ख्याल में इसकी अहमियत दो हैं। पहली तो ये है कि पीपल्स पार्टी, मैं अग्री करता हूँ जनरल साहब से कि पीपल्स पार्टी के लिए ये इतना बुरा रिजल्ट नहीं है। हाँ, शायद अगर वो ये सोच रहे थे कि उनके पास कोई 9-10 के करीब सीट्स आ जाएं तो वो किसी तरीके से जोड़ जाड़ की हुकूमत बना ले, तो उससे उस हदफ से तो वो काफ़ी दूर रहें। लेकिन मेरी जो पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों से बात हुई जो जीबी में उनकी पीटीआई की इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, उनकी अपनी असेसमेंट ये थी, उसमें थोड़ा सा जाहिर बात है वो एग्जैजरेट भी करते हैं, लेकिन उनकी अपनी असेसमेंट ये थी कि वो बाआसानी बजाते खुद सिंपल मेजॉरिटी ले लेंगे। यानी उनका ये ख्याल था कि वो 12, 13, 14 सीटों तक पीटीआई ले लेगी। तो जो उनका अपना हदफ था, जो उनकी अपनी कैलकुलेशन थी, उससे उन्होंने कम सीटें ली हैं। और इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो अब जाहिर बात है कि डिसाइडिंग फैक्टर है, और ये बात भी दुरुस्त है कि इंडिपेंडेंट्स जो है वो ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही जाएंगे। लेकिन जाहिर बात है जब भी इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन करते हैं तो वो अपनी एक सियासी कीमत तो लगाते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी तगोदौ करनी पड़ेगी। लेकिन फैसल, मेरा ये ख्याल है कि इसकी रोशनी में ये कहना कि मुकम्मल तौर पर जो है वो आइंदा की सियासत का तयन हो गया है, शायद मुकम्मल तौर पर दुरुस्त ना हो। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वैसे ही बड़ी डिसएडवांटेज में थी। उनके जो इलेक्टेबल्स थे को तकरीबन 5, 6, 7 वो पहले से ही उनकी जमात से टूट के और पीटीआई में चले गए थे। तो पीएमएलएन के लिए वैसे ही यहाँ पे जो ज्यादा सीटों का आना जो था उसके इम्कानात कम ही थे। तो मेरा ख्याल है कुछ हद तक तो मुमकिन है कि जो उनका बयानिया उसका कुछ असर पड़ा हो, लेकिन जो जोड़ तोड़ की सियासत है उसका भी असर पड़ा है। और ये कहना कि क्योंकि पीएमएलएन की सिर्फ 2 सीटें आई हैं, इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में उनकी सियासत पे बहुत गहरे मनफी असर पड़ेंगे, शायद मेरा ख्याल है कि थोड़ा इतना दुरुस्त ना हो। मेरा ख्याल है कि अब ये जो अगला 4 हफ्ते आ रहे हैं ये बड़े क्रिटिकल हैं। इसमें जो जलसे होने हैं, जुलूस होने हैं पीडीएम के, और उसके बाद फिर आगे का लाहे अमल तय होना है, इसमें आई थिंक हमें अंदाजा होगा कि ये सियासत जो है ये मजीद ऊपर की तरफ जा रही है या कुछ उसमें जो है वो झोल आ रहा है और वो ठंडी पड़। जी निजामी साहब। फाद साहब, ये बताइए कि आप बड़े गौर से सारी सूरत हाल देख रहे हैं,
कवर भी कर रहे हैं उसको। अगर मैं आपसे पूछूं इन ऑर्डर ऑफ एसेंडेंसी कि अब तक की जो सियासत हुई है, ये चाहे ये इन इलेक्शन के हवाले से, अदरवाइज पीडीएम के हवाले से, आया ये आर दे ऑन द एसेंडेंसी, जो ये पीडीएम है या पीएमएलएन इज ऑन द एसेंडेंसी या डिक्लाइन, और पीपीपी, आप कैसे मुआवजा करेंगे इन सब का, एंड ऑफ कोर्स पीटीआई? आरिफ साहब, मुश्किल सवाल है। अगर मैं इसको इस तरीके से फ्रेम करूं कि जब इन्होंने पीडीएम सीधे आपसे पूछा मैंने। थैंक यू। जब से इन्होंने ये अपने जलसे जुलूस शुरू किए हैं और एक बड़ा ही सख्त किस्म का बयानिया जो है उसको पीएमएलएन जो है वो लेके चल रही है, तो उससे कम से कम ये जरूर हुआ है कि जो पाकिस्तान की जो सियासी अखाड़ा है उसमें एक नई शिद्दत आ गई है। अब वो शिद्दत जो है उससे फायदा किसको होगा उसका तायुन अगर हम करें कि जलसे जुलूस कितने बड़े हो रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि अभी तक जो जलसे हुए हैं वो कामयाब हुए हैं। अगर इस चीज का तायुन इस बात से करें कि इन जलसे जुलूसों और इन बयानिए का पाकिस्तान की सियासत में एजेंडा सेटिंग का कितना रोल है, तो वो भी हमें नजर आ रहा है कि पिछले तकरीबन कोई 2-2.5 महीने से जो भी पाकिस्तान की सियासत में जो एक नेशनल डिस्कोर्स हो रहा है वो इसी बयानिए के गिर्द हो रहा है। तो यानी वो एजेंडा सेटिंग तो हो गई है। ये दो बड़ी कामयाबियां हैं। अब जो असल इशू है आरिफ साहब मेरे ख्याल में वो ये है कि इस बयानिए के तहत जब आप एक मामलात को फीवर पिच की तरफ लेके जा रहे हैं तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। या तो ये है कि वो फीवर पिच पे जाए और जो दूसरी साइड है वो मजबूरन स्पेस कंसीड करने के लिए तैयार हो जाए क्योंकि वो उस तरह की कॉन्फ्रंटेशन को अफोर्ड नहीं कर सकती। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये है कि वो दूसरी साइड इसको चढ़ने दे, इसकी शिद्दत में इजाफा होने दे और इंतजार करे कि वो उबाल आएगा और उबाल आने के बाद वो झाग की तरह बैठ जाएगा। तो ये दो मेरे ख्याल सिनेरियोज हैं और इसमें देखना यह है कि कौन सी साइड जो है वो ज्यादा बेहतर अपने पत्ते जो है वो खेलेगी। जी जनरल साहब, इन दो सिनेरियोज की जिनकी फात साहब ने बात की है, आप समझते हैं इज देयर एनी मिडिल वे? इनके अलावा भी कोई ऑप्शन है? जी, पहले तो मैं वो जो निज़ामी साहब ने सवाल पूछा, मेरे अपने ख्याल में जो पीडीएम का ग्राफ है दैट इज फ्लैटनिंग आउट, ये मेरा अंदाजा है। लेकिन विद इन दैट पीपल्स पार्टी का ग्राफ इज स्टिल राइजिंग बिकॉज उन्होंने ऐसी शिफ्ट किया है अपने मामलात को कि वो लगता है कि वो दे कैन कंटिन्यू। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अगर ये एजेंडा सिर्फ पॉलिटिकल रखते और उसमें बहुत जान थी कि ये महंगाई है और किसी चीज़ पर काम नहीं हुआ और कोई रिफॉर्म्स नहीं हुए और अवाम जो है वो तंग है, अगर ये रखते तो ये जो बात कह रहे थे कि शायद जल्दी हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ जाता और वो दोबारा कोई रिव्यू होता और कोई जाने की बात होती, वो मुमकिन था। लेकिन उन्होंने साथ पूरी स्टेट को जब शामिल कर लिया तो उन्होंने अपने लिए नामुमकिन बना दिया उस चीज़ को। जनरल साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आएंगे तो फात साहब से ही जानेंगे। जनरल साहब की बातों से ये लग रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन माजी में नून लीग को हमेशा तरजीह मिली है सॉफ्ट कॉर्नर को लेकर। क्या आपकी बार यहाँ भी रिवायत बदल रही है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फात साहब, ब्रेक से पहले जिससे जनरल साहब भी बात कर रहे थे, ये यहाँ भी कुछ रिवायत बदल रही है, पीपल्स पार्टी के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है या फिर पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर है बिकॉज ऑफ सिंध गवर्नमेंट, सिंध उनके पास है, कराची उनके पास है? देखिए, इस वक्त जो सूरत डेवलप हो रही है उसमें कुछ जो उसका नक्शा अगर मैं कहूँ सियासी नक्शा, तो वो कुछ ऐसे नजर आ रहा है। देखिए, तीन मुख्तलिफ तरह के 3 लेवल्स पे जो है वो काम हो रहा है। पहला जो है वो पीटीआई का गोल है, वो ये चाहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर पीडीएम को इतना दबाव में डालें कि आने वाले दिनों में उनकी सियासत जो है वो महदूद होकर रह जाए और सेनेट के इलेक्शन के बाद पीटीआई के पास जो है वो पार्लिमानी हवाले से और हलकों के हवाले से और ऑन द ग्राउंड भी है, उनके पास इतनी बर्तरी आ जाए कि वो अपने तरजीहात जो है उनको सामने रखते हुए बाकी उनका टर्म रहेगा उसको पूरा करें। पीपल्स पार्टी की जो सियासत है उसका इस वक्त तक लग रहा है जैसे वो उसकी एक ट्रांजैक्शनल नेचर है,
यानी शायद वो चाहती है, शायद वो ये चाहती है कि कोई अगर अच्छी डील हो एस्टैब्लिशमेंट के साथ या और कोई स्टेक होल्डर के साथ, जिसमें उनकी सियासत जो है उसको मजीद फरोग मिले, लेकिन मुकम्मल तौर पर वो हुकूमत को फायदा ना पहुंचाएं। तो ये एक ट्रांजैक्शनल नेचर है पॉलिटिक्स की। लेकिन पीएमएलएन की जो सियासत है इस वक्त, जो जाहिर बात है मियां नवाज शरीफ की सियासत है, वो जो है वो इस निज़ाम में कुछ तब्दीली चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि जो रूल्स ऑफ द गेम है, जिसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में गवर्नेंस हो रही है, उसको चेंज किया जाए। और वो इस वक्त बज़ाहिर ये सुनने में आता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है कि कोई ट्रांजैक्शन हो, उनको को बीच में कोई हिस्सा मिल जाए गवर्नेंस में, उनको पंजाब की हुकूमत में कुछ मिल जाए। वो ये चाहते हैं कि एक बड़ा रीनिगोशिएशन हो कि किस तरीके से हमने इस मुल्क को चलाना है, और उसमें इस्टेब्लिशमेंट की जो पोजीशन है वो पीछे वो कम हो, उनका जो सियासी फुटप्रिंट है वो कम हो। तो ये 3 पैरेलल ट्रैक्स इसमें चल रहे हैं। अब देखना ये है कि कौन सा ट्रैक जो है वो पाकिस्तान की सियासत पे हावी होता है। मुझे ये लगता है कि अगले 3, 4, 5 हफ्ते में ये वाज़ेह हो जाएगा कि कौन सी हिकमत मिली, कौन सी स्ट्रैटेजी और कौन सा ट्रैक जो है वो अगले 2-3 साल के लिए पाकिस्तान की सियासत का तयन करे। निज़ामी साहब, कोई मैं तो लंबी चौड़ी तब्दीली देखता नहीं हूँ। सब अच्छे बच्चे बन के काम करेंगे और विदिन दी लिमिट्स पॉलिटिक्स भी होगी। आरिफ साहब, आपका माशाल्लाह इतना लंबा एक एक्सपीरियंस है, आपने पाकिस्तान के इतने जो है वो अदवार देखे हैं, और उनकी रोशनी में जो आपकी कंक्लूजन है, मेरा ख्याल है मैं उससे डिसएग्री नहीं करूंगा। मुझे ये लगता है कि अगर कोई रूल्स ऑफ द गेम चेंज होने भी हैं तो वो इमीडिएट टर्म में या शॉर्ट टर्म में तो नहीं हों। ये बात दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो एक बयानिया बनाया है वो उसमें एक शॉक वैल्यू ज़रूर है, और उस शॉक वैल्यू के कुछ ना कुछ रिपरकशंस होंगे। लेकिन क्या उसके नतीजे में जो बेसिक रूल होते हैं वो अभी फौरी तौर पर चेंज हो जाएंगे? मेरे ख्याल में आप दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। और मुझे लगता यूं है कि मेरे ख्याल में पीएमएलएन और उसकी जो क़यादत है वो भी ये समझती है कि शॉर्ट टर्म में कोई तब्दीली नहीं आने जा रही इस हवाले से। चुनाचे मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है, मेरे ख्याल में उनकी सोच जो है वो कम अज कम मिड टू लॉन्ग टर्म है, कि अभी अगर ये बयानिया वो सामने रखेंगे तो इसका जो रिजल्ट है, इसका जो नतीजा है वो शॉर्ट टू मिड टर्म में मिड टू लॉन्ग टर्म में आएगा, क्योंकि उनके ख्याल में मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पास वक्त है, उनके पास इतना टाइम है कि वो वेट कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो मुझे नहीं नजर आ रहा कि फौरी तौर पर जो है कोई बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। हाँ, ट्रांजैक्शनल हवाले से शायद कुछ तब्दीलियां जो है वो मुमकिन हो सकती है। जी, अगर मुझे इजाजत हो मैं ऐसी जी सवाल जी रूल्स ऑफ जी सॉरी आप कर ले सवाल। नहीं जी, ये जनरल साहब से फाद साहब की बात को आगे बढ़ाते हो। जनरल साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। बस ये गवर्नेंस का इन्होंने जिक्र किया है, रूल ऑफ द गेम्स जो भी सेट हों, लेकिन ये जो गवर्नेंस को लेके हुकूमत मुखालिफ जज्बात उभर रहे हैं, इनकी कितनी सिग्निफिकेंस है और ये जो रूल सेट कर रहे हैं उस पर कितना असरअंदाज हो सकते हैं? जी, पहले मैं रूल्स की बात कर लूँ। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरत है कौमी मफाद में और इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कि रूल्स ऑफ द गेम्स चेंज होने चाहिए, पहली बात। लेकिन साथ ही मैं ये ऐड कर दूं कि रूल्स ऑफ द गेम का सिर्फ एक डायरेक्शन से चेंज एक्सपेक्ट करना गैर मंतकी भी है, और मैं समझता हूँ कि उस पर मबनी नहीं है, हकीकत पर मबनी नहीं है। रूल्स ऑफ द गेम क्या चेंज होने चाहिए? सबसे पहले सियासी पार्टियों में रूल्स ऑफ द गेम चेंज होने चाहिए कि वो अपने पार्टियों के अंदर लेकर आएँ जमहूरियत और मौरूसियत से छुटकारा हासिल करें। फिर रूल्स ऑफ द गेम चेंज होना चाहिए जुडिशरी में, जहाँ सब के सब 98 से 98% जो है ना वो लेटरल एंट्रीज हैं हायर जुडिशरी में, और जो प्रॉपर जुडिशल कार्डर है उसको पनपने का मौका नहीं दिया जा रहा। फिर रूल्स ऑफ द गेम चेंज होने चाहिए मीडिया में, जो कि साफ नज़र आता है कि कौन किसका परवरदा है, कौन किसको स्पॉन्सर कर रहा है। वो न्यूट्रल मीडिया या सच्चा मीडिया वो होना ज़रूरी है। और फिर फौज को भी अपना तासर ठीक करना चाहिए, वो तो मैं पहले ही कह रहा हूँ। उसके अलावा सूबे छोटे होने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, और इस किस्म की और बहुत सारी चीज़ें। इसी से रिलेटेड फिर आप ये जो गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, देखें मेरे भाई, गवर्नेंस की तरफ तवज्जो तब होती है जब आपकी बुनियादी सर्वाइवल और इसकी जंग ख़त्म हो जाए। ये जंग ख़त्म होने में आ ही नहीं रही। मतलब ये है कि हुकूमत अपने आप को बचाने में लगी हुई है और
जो ऑपोजिशन है उसके ऊपर हावी होने में लगी हुई है। मुल्क का तो किसी को, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख्याल है। तो ये मुल्क की तरफ तवज्जो तब होगी जब रूल्स ऑफ गेम चेंज होंगे। और रूल्स ऑफ गेम अगर आप ये कोशिश करें सब लोग या कि एक ही अदारे के चेंज हों तो वो नामुमकिन है। सबको अपने रूल्स चेंज करने पड़ेंगे, फिर मुमकिन है डायलॉग भी और फिर मुमकिन है चेंज भी। निज़ामी साहब। नहीं, ये लोधी साहब की माशाल्लाह बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मैं सिर्फ इतना अर्ज करूँगा कि रूल्स ऑफ द गेम जो है ना, फिर वो सबको चेंज करने पड़ेंगे डायलॉग के ज़रिए। ये नहीं कि एक जो अदारा सुप्रीम है, सुप्रीमेसी है, चाहता है बाकियों पे, वो कह जी रूल्स ऑफ द गेम यूँ होंगे, हम तय करेंगे कि रूल्स ऑफ द गेम क्या उसके मुताबिक आके आप लोग। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। जी ठीक है। अच्छा, अब एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट निज़ामी साहब मामला है, ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तो हमने बात की है। 14 नवंबर को वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब और DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने एक बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जो भारत जिस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात को फ़रोग़ दे रहा है, टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, फिर CPEC मुखालिफ सेल भी है, इससे मुतालिक उन्होंने बात की। निज़ामी साहब, पहले आपकी तरफ आता हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी होगी। अब तक जो दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की फ़ौज का जिक्र करें या पाकिस्तान के अवाम का जिक्र करें, जिस तरीके से हमने इसको फ़ाइट किया, अपने अमन को बहाल किया, लेकिन साथ ही साथ भारत की पैरेलल जो प्रोपेगेंडा है वो चलता रहा है। मौजूदा हुकूमत ने भारत के इस प्रोपेगेंडा को और इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों को कैसे इनकाउंटर किया निज़ामी साहब? मेरे ख्याल से जितने अच्छी तरीके से कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन ये साजिशें हैं ये तो जारी हैं और इनसे क्या नेशनल नैरेटिव को क्या नुकसान हो रहा है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान के और भारत के जो अवाम के मसाइल हैं, गुरबत में पिस रहे हैं, ये और बड़े मसले हैं, कोविड है, ये हमें इन चीज़ों को अब कोई मैच्योर साउथ एशियन नेशन के तौर पे इनको टैकल करना चाहिए, बजाय हम ये इस किस्म के मुबाहिसों में पड़े रहें और दुनिया जो है वो आगे निकलती रहे। जी ठीक है। अच्छा, अब जनरल साहब आपकी तरफ आते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ भी हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थी कि CPEC मुखालिफ सेल बनाया गया है और नरेंद्र मोदी खुद उसको देख रहे हैं। ये बताएं कि ये अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है भारत का, और फिर जो अमेरिका और चाइना का मामला है उसको लेके ये भारत कर रहा है, वो अमेरिका की ईमा पर चाइना की मुखालिफत में, या ये सिर्फ पाकिस्तान की मुखालिफत में भारत कर रहा है? जी, पहले तो अगर आप इजाज़त दें निज़ामी साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। मेरा ख्याल है कि ये दोनों साउथ एशिया के दोनों बड़े मुल्कों की लीडरशिप को चाहिए कि वो एक बात समझ लें कि हम इतने छोटे मुल्क नहीं हैं कि हम बिल्कुल पपेट के तौर पे इस्तेमाल हों बड़ी पावर्स के हाथों में, और हमें वाकई अपने अवाम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और आपस में मिल बैठ कर अपने फ़ैसले करने चाहिए, अपने मसाइल हल करने चाहिए, बजाय इसके कि जो कंपनियां बना रही हैं हथियार वो हमें डिक्टेट करें, और जो मुल्क जिनका यहाँ पर इंटरेस्ट है वो हमें डिक्टेट करें कि हमें कैसे बिहेव करना है। इसी से रिलेटेड आपका सवाल है कि ये जो इंडो अमेरिकन नेक्सस है, इसकी वजह है या जो भी है, मेरा अपना ख्याल ये है, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि इंडिया इस इंडो अमेरिकन नेक्सस से टेम्परेरी फ़ायदा उठाएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, अपने आप को न्यूक्लियर उसमें शामिल रखना है एक्सपोर्ट ग्रुप में, उसके अलावा अपने आप को जितनी भी पाबंदियां हैं उनसे दूर रखना है, और पूरा फ़ायदा उठाना है टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो ये फ़ायदा उठा लेंगे मेरे ख्याल अगले 3, 4, 5 सालों में। उस वक्त तक ये डिली डाली करते रहेंगे, शो करते रहेंगे कि ये खड़े हुए हैं चीन के ख़िलाफ़ और ये चीन को ऐसी की तैसी कर देंगे, लेकिन असल में ये सारा पोटेंशियल इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और कोशिश करेंगे कि कश्मीर का मसला वो अपने उसके मुताबिक हल कर लें जो उनके जहन में इसका तरीक़ाकार है।
ये मेरे ख्याल उनकी स्ट्रैटेजी नज़र आती है, क्योंकि इंडिया मेरे ख्याल उनकी जो डीप स्टेट है वो काफ़ी अरसे तक आपको पता है वो नॉन अलाइंड रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा तरीका आता है ये काम खेलने का। हमें अलबत्ता ज़रा ध्यान करने की ज़रूरत है कि हम कैसे अपने आप को आगे लेकर जाते हैं। और वो अभी जो ब्लॉक है हमारा, या ब्लॉक ना भी अगर हम कहें, हमारी अलाइनमेंट चाइना, रशिया, टर्की, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ इनके साथ बनती है, या फिर अमेरिका, मिडल ईस्ट और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बनती है, या फिर हमें एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करना है, जो कि कोशिश पूरी यही होनी चाहिए, जो मैं तीसरी बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल ये समझता हूँ, इस बात का हामी हूँ कि हिंदुस्तान के साथ हमें खुल के बात करनी चाहिए कि आप फैसला करें कि क्या आपने और हमने कठपुतलियों की तरह रहना है, या अपने आप को असर्ट करके इस पूरे जो यहाँ पर 1.5 बिलियन लोग हैं इनको आगे लेकर जाना है। जी ठीक है, निज़ामी साहब फात साहब से भी जान लेते हैं। फात साहब का बड़ा डिटेल सी पैक को लेके इनकी रिसर्च भी है। फात साहब, आप गवादर तक गए हैं, आपने सारा इसको देखा है। ये जो सी पैक की सिग्निफिकेंस तो ऑब्वियसली है, लेकिन क्योंकि आपने इसको बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व भी किया है, आप इस सारे स्ट्रक्चर को भी समझ रहे हैं, आपकी नज़र में ये सी पैक मुखालिफ सेल बनाना, इसका बेसिक पर्पस क्या है? वही जो जनरल साहब बात कर रहे हैं या कुछ और है? नहीं, जनरल साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, जो सीपैक का ये पूरा प्रोजेक्ट है, या जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि ये इस वक्त एक पूरी जनरेशन में इससे बड़ा और एम्बिशियस एक ग्लोबल प्रोजेक्ट जो है वो पहले नहीं आया। और ये एक ऐसा ग्लोबल प्रोजेक्ट है जिसकी बुनियाद पे चाइना की जो डोमिनेशन है ग्लोब की और दुनिया की और आलमी सियासत की, वो अब बहुत हद तक नजर आ रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया को बहुत हद तक बाईपास कर रहा है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया को ये नजर आ रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ कर जाता है और जो पूरी रीजनल कनेक्टिविटी है वो उस तरीके से उसके लिंकेजेस बन जाते हैं, और पाकिस्तान की जो कनेक्शंस हैं, जो डीपर लिंकेजेस हैं चाइना के साथ, वो और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और उससे प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाती है। तो जाहिर बात है कि इंडिया जो है वो डिसएडवांटेज पर है। तो उसमें तो कोई शक नहीं कि इंडिया पूरी कोशिश करेगा। और जितनी रिपोर्ट्स हमें मिलती हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कोई ओपन सोर्स मटेरियल भी अगर आप देखें तो उसमें नजर आता है कि इंडिया जो है वो बिल्कुल क्लियरली जो है वो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। तो ये बात तो दुरुस्त है। कुलभूषण यादव का भी जो रोल है वो बहुत हद तक इधर से ही नजर आता है। लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट चीज एक और भी है, वो ये कि जो आपने जिक्र किया, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है फॉरेन मिनिस्टर की और DGISPR की, जो शवाहिद हमारे सामने लेके आए वो बड़े ठोस शवाहिद हैं। इशू सिर्फ मुझे ये है कि ये इस तरह का एविडेंस जब हम सामने लाते हैं तो क्या हम जो पब्लिक ओपिनियन है और जो दुनिया में जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, क्या हम उनको ये बावर कराने में कामयाब हो रहे हैं कि ये इंडिया का इस तरह का रोल है, वो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है? और अगर ऐसा करने में हमें मुश्किल हो रही है तो मेरे ख्याल में फिर हमारा फोकस इस तरफ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है स्टेट के लेवल पे, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें कमजोरी है, उसमें झोल है, और हमारा जो एक स्टेट सेटअप है वो उस तरीके से अपनी पॉलिसीज को दुनिया में प्रोजेक्ट करने में नाकाम हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर क्या वजह है? मेरे ख्याल में ये एक निगलेक्टेड सेक्टर है, हमने इस पे अटेंशन कम दिया है। और आज की दुनिया में जहां पे कम्युनिकेशन जो है वो क्रिटिकल एलिमेंट है, मेरे ख्याल में हमें इस पे बहुत ज्यादा जोर देने की। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद निज़ामी साहब से ये जानेंगे, जो फात साहब बात कर रहे हैं कि अगर हुकूमत और इदारे एक पे हैं और शवाहिद भी हमारे पास मौजूद हैं, तो हम बाकी ममालिक को अपने साथ क्यों साथ नहीं मिला पा रहे। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज दफ्तर ख़ारिजा में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़रा बुलाए गए और ये डोजियर्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शवाहिद दिखाई दे गए थे, उनसे मुतालिक डोजियर्स भी पेश किए गए हैं। निज़ामी साहब, ये इजलास, ये मीटिंग्स तो हो रही हैं, लेकिन जो फ़हद साहब ने ब्रेक से पहले बात की कि जो हुकूमत और इदारे अगर एक पेज पर हैं और हमारे पास इतने ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं, हमने कश्मीर के मामले पे भी देखा कि ब्रदर इस्लामी ममालिक भी हमारे साथ मौजूद नहीं थे। क्या रीज़न है कि हम इस नैरेटिव को बिल्ड करके दीगर ममालिक को साथ क्यों नहीं मिला पा रहे? इसमें कुछ हमारी अपनी भी कमज़ोरियाँ हैं। जिस तरह FATF को जिस तरीके से हमने हैंडल किया, MS हैंडल किया, उससे
यानी वो मामला जो हैं संवरने के बजाय बिगड़ते चले गए। और अब इस चीज़ पर ही हम इत्तेफाक करते हैं कि यार हमें चले, उन्होंने ब्लैक लिस्ट तो नहीं कर दिया, ग्रे लिस्ट पे ही रखा हुआ है। ये हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी है। शाह महमूद कुरैशी की तकरीरें जो हैं लच्छेदार, वो आप सुन लें जितनी मर्जी, बाकी भी हमारे जो रहनुमा है वो बात जो करते रहते हैं, लेकिन जो गोल पोस्ट है वो हमने बड़ी बुरी तरीके से मिस किए। और अब भी हमें स्ट्रेटजिकली चाइना जो है वो ग्रे लिस्ट में नहीं डालना चाहता, लेकिन जो अहदाफ थे उसके तकमील में हमने बहुत सुस्ती दिखाई है। जी जनरल साहब सेम क्वेश्चन टू यू, कमज़ोरी कहाँ पे है? जब हमारे पास शवाहिद भी हैं, हम एक दुनिया के सामने रखना भी चाह रहे हैं कि भारत टेरर फाइनेंसिंग करता है, प्रॉक्सी वार करता है, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट हम देखते हैं कि बहुत से ममालिक, बरादर ममालिक भी हमारे साथ नहीं आ पाते हैं। कमी कहाँ पे रह जाती है? जी मेरा ख्याल है कि ये तो हमें, मेरा ख्याल इसमें दूसरी राय नहीं होगी कि बेसिकली पूरी दुनिया जो है, तमाम ममालिक जो हैं अपना इंटरेस्ट परसू करते हैं, और जब इंटरेस्ट की बात आती है तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट बिल्कुल सबसे ऊपर है और बाकी इंटरेस्ट बाद में आते हैं। तो मैं ये फाहद साहब की बात से एग्री करूंगा, जिसको ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कह रहे हैं। एक्चुअली वो एक तो कम्युनिकेशन है ना कि बातचीत करना, ज़्यादा कांटेक्ट रखना और अपना बयानिया समझाने की कोशिश करना, दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा ये है कि दूसरे लोगों के स्टेक्स बिल्ड करना और अपने जो आपके पास पोटेंशियल है उनको लीवरेज करना। इन दो चीज़ों में हमें प्रॉब्लम हुआ है, ये जो मैंने बाद में दो चीज़ों का जिक्र किया है। एक तो हम लीवरेज नहीं कर पाए हमारा जो भी पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल एक छोटे सा एग्जांपल दूं कि हमने अफगानिस्तान के सिलसिले में कितनी मदद की है जान फशानी के साथ, कि अफगान तालिबान जो हैं वो बातचीत की मेज़ पर आए अमेरिकन के साथ, और उसमें कामयाबी भी हुई है। उसके बदले में हमें क्या मिला? क्या हम ये डिमांड नहीं कर सकते थे कि आप कश्मीर में कम से कम जुल्म बंद करवा दीजिए? ये मसला तो बाद में हल होता रहेगा, ये देखी जाएगी, लेकिन कम से कम आप ये इस तरीके से कर लें। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो हम बैलेंस आउट कर सकते थे बिटवीन मिडल ईस्ट एंड ईरान, उसमें हमने कुछ लीवरेज नहीं किया, जिसकी वजह से जो भी नाराज़ हो जाता है फिर हम उसकी मिन्नत समाजत पर आ जाते हैं। हमारा एटीट्यूड जो है, क्योंकि ये आप याद रखें कि दुनिया में कोई आपकी इज्जत उससे ज्यादा नहीं करता जितनी की इज्जत अपनी खुद करते हैं जी। तो जब आप हर जगह आप अपीजमेंट की पॉलिसी हो, हर जगह आप गुड बॉय बनने की कोशिश करें, कहीं पर खड़े ना हो, तो फिर ऐसे ही होता है। जी निज़ामी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना, फात साहब से मेरा सवाल था, शायद आपका भी वो होगा जी, कि आखिर हमारी हिकमत अमली में कोई सुकम है जिसकी वजह से मुसलसल हम ग्रे लिस्ट नहीं निकल पा रहे, या ये सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं? आरिफ साहब, मेरा ख्याल एक कॉम्बिनेशन है। एक तो जो मुख्तलिफ उन्होंने इक़दामात हमें कहे थे, जो रिक्वायरमेंट्स थी पूरी करनी थी, हम उसमें पूरी तरह बहुत हद तक उसमें प्रोग्रेस हुई है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें रह गया है। और मेरे ख्याल में कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो ये इसमें हमें भी फ़ायदा ही है। टेरर फाइनेंसिंग जो है वो हमारे मुल्क में जितनी कम होगी वो उतना बेहतर होगा। हमारे जितने जो प्रोसेसेस हैं वो जितने स्ट्रॉन्ग होंगे और हमारे जितने जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी इन चीज़ों पे वो जितनी मुस्तहकम होंगी उतना हमें ही फ़ायदा है। लेकिन मेरे ख्याल में आरिफ साहब, आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि FATF एसेंशियली जो है वो एक पॉलिटिकल टूल है और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए, प्रेशर डालने के लिए। और मेरे ख्याल में कि इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, भारत का तो है ही है, लेकिन भारत प्रेशर डालने वाला नहीं है, वो प्रेशर डलवाने वाला है। तो मेरे ख्याल में ये जो अफगानिस्तान में जो कुछ जिस तरीके से हम लोगों ने कोऑपरेट किया अमेरिका के साथ और दीगर मामलात में, तो ये एक वेस्टर्न टूल है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। हम अगर तमाम तो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर भी लें फिर भी ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। तो मेरे ख्याल में जैसा जनरल साहब कह रहे थे कि हमें ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स करने पड़ेंगे कि हमारी पॉलिसीज ऐसी हों जिससे हम जो है वो अपनी पोजीशन को लीवरेज कर पाए और वेल अलाइंड हों
और दूसरा जो वाकई में कमजोरियां हैं FATF के हवाले से उनको पूरा करें, तो मेरा ख्याल में कि हम होपफुली आने वाले दिनों में इस मुसीबत से भी निकल आए। जी जनरल साहब, आपसे ये जो फाद साहब ने अभी बात की है, आपने खुद भी जिक्र किया अफ़गान अमन अमल का। अनफॉर्चुनेटली प्रॉक्सी वार जो मोर देन अ डेकेड जारी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की अफ़गानिस्तान के थ्रू, ये अफ़गान अमन अमल पाकिस्तान के लिए एक बारगेनिंग चिप नहीं था? हम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। व्हाट डू यू थिंक? और अभी कितना पाकिस्तान के पास मार्जिन है? अब हम क्या हासिल कर सकते हैं? जी, वो जो था उसका जिक्र तो हमने कर लिया, और अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले तो मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं रख दूं कि अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है। अमेरिकन्स चाहते हैं कि वो पीसफुली यहाँ से निकल जाएं। अब पता नहीं इस प्रोसेस को वो स्लो करते हैं बाइडन के आने के बाद, तो आई कैन नॉट से, लेकिन मेरा अपनी जो फौजी हिकमत अमली के लिहाज से या एनालिसिस है वो ये है कि जब ज़्यादातर फौज निकल जाए और थोड़ी रह जाए तो उसको पीछे रखना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक कि अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो अभी तक जो अफगान तालिबान है उन्होंने अबाइड बाय किया है, उन्होंने जो अमेरिका के साथ जितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी उसके मुताबिक वो सही जा रहे हैं, और अफगान हुकूमत के साथ तो थी नहीं, तो वो उसी तरीके से। इस दफ़ा जो फ़र्क है वो ये है, पिछली दफ़ा जब सोवियत यूनियन यहाँ से निकला था तो अमेरिकन भी चले गए थे और ये बेयार मददगार ये खिता रह गया था, कोई उसका पुरसान हाल नहीं था, इसलिए वो हुआ जो कि हुआ। इस दफ़ा मेरे ख्याल में वो नहीं होगा, इसलिए कि बहुत इंटरेस्ट है पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, इवन सम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के वो इस वैक्यूम को भरने के लिए तैयार हैं। जी ठीक मेरा है, अपना ख्याल है कि पाकिस्तान का बहुत अहम रोल अभी आगे भी है और अब भी वो फायदा उठा सकता है। अगर वो एक बात कर दे, अगर आप मुझे इजाजत दें, CPEC की बात हुई थी, अगर हम अमेरिका को ये बावर करवा दें कि CPEC को हम इकोनॉमिक कॉरिडोर के अलावा कोई और किस्म का कॉरिडोर नहीं बनने देंगे, जी। इस सिलसिले में आप हमसे बात करें और हम इंश्योरेंस आपको देते हैं तो आप हमारी मुखालफत खत्म करें, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक लीवरेज है। क्योंकि और ये भी उनको बता दें कि अगर आपने ये दबाव हमारे पर किए रखा तो हो सकता है कि फिर हम सोचें कि इस कॉरिडोर को हम किसी और में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है जनरल साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। जनरल नईम खालिद लोधी साहब आपका शुक्रिया, फाद हुसैन साहब आपका शुक्रिया, निजाम साहब आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।